हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई सब लोग के? कैसे हैं भाई आप लोग? तो स्वागत है आपका एक और बार आपके अपने प्यारे से चैनल वाईफाई स्टडी शौर्य पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो थ्योरी में हमने अभी तक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा था, जिसके हमने ढेरों क्वेश्चन किए थे और जितने भी मेथड हो सकते हैं हमने सभी मेथड एक साथ सीखे थे। मेरे ख्याल से आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा और लेक्चर को जरूर देखकर चलिए, यकीन मानिए बेटे, उस लेक्चर को देखकर आप कोई सा भी क्वेश्चन, कहीं का भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो। चाहे आप कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एनडी की, चाहे एयरफोर्स की, हर क्वेश्चन उस एक लेक्चर से बन सकता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा जरूर देखकर आइए, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं आज की टॉपिक की कि आज हमारा क्या टॉपिक होगा। साथ ही साथ आपको यह भी पता लगेगा कि अगर आप बीच में किसी चीज को छोड़कर आ गए तो आपका लास्ट टॉपिक भी मिस हो जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरा, तो पूरे लेक्चर को एक साथ पढ़ते हुए चलिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ने वाले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रखा है हमने। देखते हैं क्या पार्ट है आज का। हम आज कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर आखिर सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? सेल आप जानते हैं, हिंदी में भी इसको सेल ही कहते हैं। इसके अलावा इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, जिसको आप आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। वो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या वर्ड होता है? आंतरिक प्रतिरोध, जिसको आप आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसके अलावा एक बात और निकल कर आती है, इंटरनल रेसिस्टेंस के अलावा हम एक और पढ़ेंगे भैया, ईएमएफ क्या होता है, जिसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, यानी वैद्युत वाहक बल कहते हैं। बेटा वो क्या होता है? आज हम बस कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। वैद्युत वाहक बल कितना होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के अलावा हम ईएमएफ के साथ साथ एक और चीज पढ़ेंगे कि आखिर वोल्टेज क्या होता है, जिसको आप सिर्फ विभव भी कहते हैं या टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। एक्चुअली में आप इसको वोल्टेज कह देते हैं, पर हम यहां पर इसको टर्मिनल वोल्टेज यानी टीवी के नाम से जानेंगे। इसको वोल्टेज कहकर चल सकते हैं, विभव कहकर चल सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। चाहो तो आप इसको पोटेंशियल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबके अपने अपने तरीके हैं बोलने के। तो हम ये जानेंगे कि इन सब की भैया साहब जी की इस सब की डेफिनेशन होगी क्या। तो देखो जरा बेटा क्या निकल की डेफिनेशन निकल कर आएगी। आखिर ये सेल क्या होता है, देखना। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए बेटा। सेल क्या होता है जरा ध्यान से समझना। क्या सेल कोई चार्ज पैदा करने की मशीन है? क्या सेल कोई आवेश को पैदा करने की मशीन? नहीं बेटे, चार्ज से कोई आवेश पैदा नहीं होते। ये आवेश को पैदा कर ही नहीं सकती, ये चार्जेस को, करंट को पैदा नहीं कर सकती। बैटरी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो किसी चीज को पैदा कर सके। तो ये आखिर है क्या? ये सेल आखिर है क्या मेरे बेटे? जरा देखें सेल है क्या। सेल एक ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसी चीज है। ये सेल क्या होती है बेटा? ऐसी चीज होती है जो विद्युत ऊर्जा को प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है बेटा? प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स, पहली बात, ये क्या होती है बेटा? इट प्रोवाइड्स। ये क्या करती है बेटा? विद्युत ऊर्जा को देती है। प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कंपोनेंट्स यानी ये विद्युत ऊर्जा की सप्लाई करती है, लेकिन खुद पैदा नहीं करती है। पैदा नहीं करती है, लेकिन ये कुछ तरीके से सप्लाई करती है। तो ये क्या करती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है मेरे बेटे, जैसे आप रेसिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, या कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हो, या इंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी आप प्रेरक का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप संधारित्र का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप प्रतिरोध का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हो बेटे, तो इन सबको जो ऊर्जा देती है, जो बेटा एनर्जी देती है इन सबको, वही क्या है मेरे बेटे? यही है बेटे। मेरी बात समझ रहे हैं? यही है बेटा आपकी मुस्कान बेटे, यही सेल है। सेल ही कंपोनेंट देखकर सेल को मुस्कान की तरह देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि भाई साहब सेल आ गई, अब सेल हमें ऊर्जा देगी, ऊर्जा देगी। चलो देखते हैं सेल के बारे में बात लेकर चलते। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कंपोनेंट्स। सेकेंड बात लेकर चलते हैं बेटा, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कंपोनेंट्स। सेल डज नॉट चेंज, सेल डज नॉट प्रोड्यूस चार्जेस। ये आवेशों को पैदा नहीं करती, ये आवेशों को पैदा नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप रटकर बैठे हो कि भैया ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही, नहीं बेटे, ये बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आवेशों को चार्ज नहीं कर रही है, मतलब आवेशों को पैदा नहीं कर रही, पर कर क्या रही है? ये क्या करती है बेटा? कर क्या रही है? इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस। यह विभवांतर बना के रखती है। इट मेंटेन्स, यह विभवांतर बना के रखती है। इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, यह विभवांतर बना के रखती है। पोटेंशियल डिफरेंस
ये विभवांतर बना के रखती है। ये क्या करती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखती है दो पॉइंट्स के बीच में, ताकि सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, वन एंड टू अदर एंड। हिंदी वालों के लिए यह विभवांतर बना के रखती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच पाते हैं। तो भाई क्या होता है, मैं दोबारा समझा दूं बेटा। आपने एक रेसिस्टर लगा दिया मेरे बेटे, और आपने इसके साथ क्या लगा दिया मेरे बेटे, बैटरी लगा दी। और आप ये जानना चाहते हो कि अगर आपने रेसिस्टर आर लगा दिया और ये बैटरी लगा दी तो ये कर क्या रही होगी बैटरी क्या करेगी बेटे, आपने कोई भी रेसिस्टर, कोई भी कंडक्टर, कुछ भी लगा दिया बेटे, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को, मैं एक सेकंड दीजिएगा, मैं यहां पर एक कंडक्टर बना देता हूं ताकि मैं समझा पाऊं। आपने बोला एक कंडक्टर लगा दिया तो क्या करेगा, कंडक्टर को धक्का देगी। यहां से आपने कहा करंट चलता चला जाएगा, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहां से चलते चले जाएंगे। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, ये क्या करती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस लगाती है और धक्का मारती है कि चलो भाई आगे चलो आगे चलो। और इसकी वजह से ये बैटरी के जो यहां पर है इसको आगे भेजेगी और आगे भेजेगी और आगे भेजेगी, और जैसे ही आएगा कैप्चर कर लेगी, फिर इसके पास पहुंचेंगे, फिर यहां से निकाल देगी। तो ये क्या करती है बेटा, एक सर्कुलेशन बना के रखती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरा मूव कर पाते हैं। ये कहीं पैदा करने वाली चीज नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को, आवेशों को पैदा करने वाली युक्ति नहीं है, ये सब प्रोड्यूस नहीं करती। बट हाँ, सेल क्या करती है बेटा, सेल क्या करती है बेटा, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जरूर देती है, यानी विद्युत ऊर्जा देती है, ताकि कंपोनेंट्स वर्क कर पाए, अपना पूरा कार्य कर पाए। सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि सेल तो ये था। हमने बहुत सारी टाइप की सेल पढ़ी है। एक आपकी किताब में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या काम करती है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या काम करती है। आपने डैनियल सेल वगैरह भी सुना होगा, तो क्या काम करते हैं ये भी पूछा सकता है। ऐसा ही पूछा सकता है फोटोवोल्टिक सेल कैसा होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब आपने जरूर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होते हैं बेटा, रासायनिक क्रिया के थ्रू होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं मेरे बेटे, बस मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपने डैनियल सेल पढ़ा था उसके बारे में बात करें तो ये क्या करती है बेटा, केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ऐसी सेल को जो रासायनिक ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऐसी सेल को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हो। रोजाना जिंदगी में भी आप ड्राई सेल का इस्तेमाल करते हो। तो हम अगर बात लेकर चले तो ये क्या करता है बेटा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हम इसी की बात लेकर चलेंगे। तो हम बैटरी बनाएंगे मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही लगाएंगे। या फिर आपने ऐसा ही पढ़ा होगा, गैल्वेनिक सेल भी पढ़ा होगा। गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनो सेल ये भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, अगली क्या बात है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं भाई। अगली छोटी सी डेफिनेशन है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप ईएमएफ भी कहते हैं, इसको आप वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं, वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं, इसको आप वैद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। तो इसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हो, ईएमएफ भी कहते हो। इसका पुराना नाम है ये ईएमएफ। एक्चुअली में ईएमएफ फोर्स क्या चीज है, देखो जरा। हम अगर बात लेकर चले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, अगर मैं बोलकर चलूं कि भाई साहब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, वैद्युत वाहक बल होता क्या है, ईएमएफ आया कहां से, ये होता कहां से, जरा समझना। इसको आप डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है ई, इसका सिंबल होता है बेटा ई, ऐसे डिनोट करते हैं। ये इसका ऐसा ई होता है बेटे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है बेटे, अगर मैं बेसिकली बात लेकर चलूं तो ये क्या करता है बेटा, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है मेरे बेटे, इसका मतलब होता है दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स when no current flows through it, जरा ध्यान से समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मार्केट से बढ़िया एक सेल लेकर आए और बढ़िया एक सेल लेकर आए,
आपने कहा बढ़िया मैं सेल लेकर आया, क्या इस सेल को मैंने किसी से कनेक्ट किया? नहीं कनेक्ट किया बेटा। मैंने क्या रखा बेटा? इसको ओपन सर्किट रखा। ओपन सर्किट का मतलब होता है खुला परिपथ रखा। आप बोले सर ओपन सर्किट, हाँ बेटे ओपन सर्किट। आप मार्केट से जब सेल खरीद के लाते हो तो सेल का आप वोल्टेज नहीं बताते हो, इसका पोटेंशियल नहीं पता होता है। इसका क्या पता होता है आपको? आपको पता होता है इसका ईएमएफ। कभी मार्केट से सेल लेकर आइएगा, बड़ा खुश होकर सेल लेकर आइएगा 10 रुपया की, और आप ये देखोगे उस पर एक वर्ड लिखा होगा 1.5 वोल्ट ईएमएफ। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा, 1.5 ईएमएफ लिखा होगा। यानी इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, वैद्युत वाहक बल कितना है बेटे, इसी को आपने ईएमएफ कहकर चलाइए। पुराना नाम है, अभी तो इसका नामकरण नहीं किया गया, योगी जी इसमें तो नहीं आए हैं, परंतु ये पुराना नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो हमने ये कहा कि वैद्युत वाहक बल, तो इसलिए फोर्स इसका जुड़ा हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। एग्जांपल के तौर पर आपने बोला मान लीजिए ये मेरी एक सेल है और आपने इस सेल को कहीं कनेक्ट नहीं किया, ये ओपन सर्किट है। अगर ये ओपन सर्किट है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अंतर क्या कहलाएगा बेटे? इसी का अंतर क्या कहलाएगा बेटे? ईएमएफ कहलाएगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। यही मेरा क्या कहलाता है? वैद्युत वाहक बल कहलाता है। बस इतनी सी बात है और इसी को हम पढ़कर चलते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जब आप इस चीज को क्या करते हैं बेटा? कनेक्ट करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो भाई, बोलो भाई। किसी को कोई दिक्कत, कुछ परेशानी बताओ बेटा। ठीक है, नहीं दिक्कत? चलो भैया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटे। अब मेरे भाई आपने कहा नहीं मैं तो सर कनेक्ट करूंगा। बेटे कनेक्ट कर दो बेटा, हमें क्या कोई दिक्कत नहीं बेटा। यदि तो पोटेंशियल डिफरेंस, चलो एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक चीज से समझाता हूं आप लोगों को, फिर देखते हैं। आपने कहा ये चीज निकल कर आई, चलो हमने कहा भैया ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट। आपने कहा ये मेरा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं R इक्वल टू दे रखा है 3 ओम। मुझसे बोला गया कि भाई साहब मैंने बैटरी लगा दी है, बैटरी लेटेस्ट सपोज बैटरी लगा दी आपने कितने की? आपने कहा भाई 21 वोल्ट की लगा दी बैटरी लगा दी बेटा 21 वोल्ट की। ठीक है, 21 वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी। आपने कहा चलो जी एक काम करते हैं सर जी कि यहां पर कनेक्ट कर देते हैं आपका एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं। अभी आपने पढ़ा नहीं है वोल्टमीटर, पर पढ़ लीजिए, मतलब समझ लेंगे हम वोल्टमीटर। और मैंने यहां पर लगा दिया एम्पियर करंट, और हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब कितनी कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब बताइए कि बैटरी का वोल्टेज 21 वोल्ट लिखकर आ रहा है, क्या ये 21 वोल्ट वास्तविकता में हमारे, या ये मीटर भी, वोल्ट मीटर भी क्या 21 वोल्ट नापेंगे? क्या ये मीटर 21 वोल्ट नापेंगे या नहीं नापेंगे? इसकी बात हम बात करके चल रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है बेटा आपको? क्या बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, चलो जी जरा बात लेकर चलते हैं कि वोल्टेज कितना नपेगा और कितना नपेगा नहीं। तो मैं नापना चाहता हूं कि बेटा कितना नपेगा और कितना नहीं नपेगा। लेट्स से हम चेक करके देख लेते हैं। भैया हमने बोला कि चलो ठीक है मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो हम बड़े खुश होकर रहे। आई इक्वल टू क्या होगा बेटे? आई इक्वल टू होगा वी बाय आर। हमें पता है वी कितना होता है बेटा 21 वोल्ट, अपॉन में कितना दे रखा है 3। ये कितना निकल कर आएगा बेटे? 7 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि भाई साहब करंट कितना निकल रहा है? 7 एम्पियर निकल कर आ रहा है। हमने कहा बहुत बढ़िया बेटे, खास बात। आपने कहा भैया 7 एम्पियर नपेगा, बढ़िया खुश हो रहे हैं घर पे बैठकर कि 7 एम्पियर करंट मिल रहा है। आपने कहा वोल्टेज कितना मिल रहा है इसके अक्रॉस? तो आपने वोल्टेज निकाला तो वोल्टेज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। करंट आपको पता चल गया 7 एम्पियर, आर इतना है, तो ये कितनी वैल्यू निकल कर आ गई? बाद में आपने लिखा कि भैया करंट 7 है, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 21 एम्पियर। ठीक है ना, तो 21 वोल्ट निकल कर आएगी। वोल्टेज तो सेम ही होगा। चलो, तो आपने बोला कि अभी आपको 21 वोल्ट लिख भी देता हूं। डेल्टा वी कितना बेटा? 21 वोल्ट। आपने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया बेटे बात। आप इतना महसूस कर रहे हो कि बेटा 21 वोल्ट निकल कर आया। कैसे निकाला था बेटा? आई आर, सेम चीज आई आर। आई बेटा करंट फ्लो हो रहा है बेटा 7 और ये 3, 7 21। तो आपने बड़े खुश होकर आए कि भैया हमें 21 वोल्ट मिलेगा बैटरी से, और बहुत ही बढ़िया। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया, जब इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया, एक्सपेरिमेंटली इसको एलोकेट किया गया कि भाई एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कितनी आई, तो हम चौंक गए। हमने ये देखा कि करंट की वैल्यू तो कम आ रही है बेटे, करंट की वैल्यू निकल कर आ रही है। हमने कहा करंट की वैल्यू निकल रही है भाई 6 एम्पियर निकल रही है, और डेल्टा वी निकाला तो डेल्टा वी निकल कर आया हमारा कितना? 18 वोल्ट निकल कर आया। हम चौंक गए, भैया ये क्या वैल्यू निकल कर आई बेटे?
आप ये सोचो कि हम तो वोल्टेज बैटरी लेकर आए थे घर से 1.5 वोल्ट की, क्या वो 1.5 वोल्टेज वास्तविकता में देगा आपके सर्किट को? क्या 1.5 मिलेगा? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, गलत भूल है कि बेटा बैटरी पे जो लिखा होता है वो सही है। बेटा बैटरी वाले बहुत बदमाश हैं, वो ईएमएफ लिखकर चल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखकर चल रहे हैं, लेकिन जब आप वोल्टेज लोगे तो आप ये देखोगे भैया वो दे रही है 1.3 1.4 वोल्ट, और आप घबरा जाओगे भैया, आप बोलोगे भाई पैसे खराब कर दिए। भाई एक बात सोचो ना, आप अगर 1.5 लेकर आ रहे हो पर 1.5 तो आपके सर्किट को दे ही नहीं रही, आपको दे तो कम रही है बेटे। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टेज या पोटेंशियल कहकर चलते हैं, इसी को आप विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो ये चीज अलग होती है, इसको आप टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। अगर आप फिजिक्स की भाषा में इसको अच्छा वर्ड यूज करोगे तो दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, यानी टर्मिनल वोल्टेज इसको कहकर चलते हैं। और इसको अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो हमें एक्सपेरिमेंटली इतना मिलता है, इतना वास्तविकता में मिल रहा है। पर ऐसा हुआ क्या है कि, और ये जब कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये किस में करते हैं बेटा? क्लोज सर्किट में। जब आप सर्किट को क्लोज्ड करते हो तो पोटेंशियल नपता है बेटे, यही इन दोनों में बस अंतर है। पोटेंशियल कब नपता है, विभव कब नपता है मेरे बेटे? जब सर्किट क्लोज होता है। और बेटा ये कब नपता है? जब सर्किट ओपन होता है, जब आपने कनेक्शन नहीं किए होते हैं। बस इतनी दोनों की बात है। तो आपका निकल कर आइए, आपने बोला भाई ऐसा हुआ क्या है कि हमें करंट कम मिल रहा है? बेटे करंट कम मिलने का कारण मैं आपको बताता हूं क्या है। एक चीज होती है, चाहे कोई सी भी चीज हो, चाहे आप कोई सी भी बैटरी का इस्तेमाल करें, किसी का भी इस्तेमाल करें बेटा, हर एक बैटरी वगैरह के अंदर कुछ ना कुछ बेटा खुद का एक प्रतिरोध यानी एक रेसिस्टेंस जरूर होता है। जितने भी हमारे यहां पर बैटरीज होती हैं, कोई सी भी बैटरी का इस्तेमाल लो तो हर एक का एक इंटरनल रेसिस्टेंस, खुद का एक आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेसिस्टेंस है। और उस इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण, उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण सारी चीजें चेंज हो रही हैं। आप सोचो अगर I और V इतना मिल गया तो मैं ये कह सकता हूं भैया ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके लिए एक वर्ड जिम्मेदार है जिसका नाम है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। और इसी वजह से सब समीकरण बदल गए हैं, इसी की वजह से सब समीकरण बदल गए हैं। इसको आप आंतरिक प्रतिरोध कहते हो, आंतरिक प्रतिरोध कहते हो। आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है मेरे बच्चे? इंटरनल रेसिस्टेंस होता क्या है मेरे बेटे? इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द पाथ ऑफ करंट। इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, हिंदी में यह किसी धारा के बीच आने वाली वह रुकावट है, यह किसी धारा के बीच आने वाली वह रुकावट है जो सेल के अंदर पैदा होती है या सेल की रिएक्शन प्रतिक्रियाओं के कारण पैदा होती है। इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट, इन द पाथ ऑफ करंट ड्यू टू मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, ड्यू टू मटेरियल ऑफ सेल। जो आपने मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, मटेरियल ऑफ सेल, आपने जो लिक्विड इस्तेमाल किया है, जो ड्राई सेल के अंदर मटेरियल यूज किया है, उसका खुद का भी तो कुछ रेसिस्टेंस होगा और वही रेसिस्टेंस इसके अंदर आ जाता है। वास्तविकता में सेल का बनाने का सही तरीका ये होता है। हम बाहर बनाते हैं मेरे बेटे लेकिन होता नहीं है, ये होती है एग्जैक्टली सेल, इसका ईएमएफ और ये इसका रेसिस्टेंस। और इसको आप क्या बोलते हो बेटा? पूरे इस टर्मिनल को बोलकर चलते हो सेल। दिस इज सेल। सेल के अंदर कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा ही होगा। उसके जो इलेक्ट्रोलाइट, जो आपके इलेक्ट्रोड लगे कैथोड या एनोड, उनमें कुछ रेसिस्टेंस हो सकता है। आप जो कनेक्शन कर रहे हो उनमें कुछ हो सकता है। मटेरियल के अंदर भी तो प्रतिरोध होगा, करंट को वो इतनी आसानी से कैसे बहने देगी? हर चीज में रेसिस्टेंस होता है। इसकी वजह से इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। इसी की वजह से सारे समीकरण बदल जाते हैं। जो 7 मिलना चाहिए था वो 6 मिल रहा होता है, जो 21 मिलना चाहिए था वो 18 मिल रहा होता है। और इसी वजह से सारी चीजें उल्टी सीधी हो गई हैं सब चीजें। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, कैलकुलेशन नहीं की गई, एग्जाम्पल दिए गए। तो आप इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली जब आप एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करते हो तो आप ये पाते हो कि वास्तविकता में 1.5 वोल्ट की वोल्टेज हमें 1.5 नहीं देती है, 1.5 से कम देती है, हमें 1.5 से कम देती है। और इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि भाई 1.5 से आपको कम वोल्टेज मिल रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो हमने ये कहा कि इंटरनल रेसिस्टेंस इतना निकल कर आता है। जरा एक कैलकुलेशन करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस के ऊपर कि भैया कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। लेट अस से
आपने कहा एक आर लगा दिया, कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया, बाहरी प्रतिरोध लगा दिया, एक आपने बैटरी लगा दी और एक आपने इंटरनल रेसिस्टेंस भी लगा दिया जिसकी वैल्यू हमने स्मॉल आर कह दी। और आपने ये कहा कि चलो लेट अस सपोज हम ये मान लेते हैं कि भाई साहब कितनी वैल्यू निकल कर आई, जरा हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितनी वैल्यू निकल कर आई, कितनी वैल्यू नहीं निकल कर आई, हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब अगर मान लीजिए इसका ईएमएफ हम ई मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, अब मुझसे ये पूछा गया बेटे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी कितना निकलेगा, यही मुझे बताना है कि इन दोनों के अराउंड वी कितना निकलेगा। बेटा अगर मैं बोलूं कि कितना प्रोड्यूस कर रहा है पोटेंशियल, तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल या विभव भी कहते हैं बेटा। अंतिम विभव कितना होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू वी बराबर ई माइनस आई आर। जब हम ई में से आई आर माइनस कर देते हैं, इसमें जो ड्रॉप हुआ है, इसमें जो वोल्टेज खराब हो गया है बेटा, वो ड्रॉप कर निकाल दूंगा, तब हमारा नेट वोल्टेज निकल कर आएगा। इस तरीके से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आप कहते हो कि ड्राई सेल है, तो आपने कहा चलो जी ड्राई सेल देख लेते हैं कितनी वैल्यू की होगी, आपने कहा सेल लगाई, मान लीजिए ड्राई सेल का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस हो गया, 0.5 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, बाहर आपने 10 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया, आपने कहा भैया ई दे रखा है 1.5 वोल्ट, आपने कहा कितना मुझे वोल्टेज मिलेगा, तो आप निकाल सकते हैं। आप अगर वोल्टेज निकालना चाहते हैं कि आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो अगर आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। वी बराबर होता है ई माइनस आई आर, और आप इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आ रही बेटा बात? करंट निकालना पड़ेगा, आई बराबर ऐसे निकाल सकते हो बेटा, करंट कितना होगा, आई बराबर होता है वी बाई आर, तो आपको करंट भी निकल कर आ जाएगा। बेटा इसमें करंट कितना होगा, इस वैल्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें ड्रॉप कितना होगा, टोटल करंट निकाल लो, आई बराबर होता है वी बाई आर प्लस आर लगा दोगे, यहाँ से टोटल करंट आई निकाल लोगे, फिर इसमें पुट करोगे। अभी तो बस हम एग्जांपल दे रहे हैं, अभी तो हम आके कैलकुलेशन पे चलेंगे, बट मैं आपको अभी बस एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये देखोगे कि इसमें जो ड्रॉप होगा, इसको जब माइनस करोगे तो दैट विल ऑलवेज बी, हमेशा याद रखिए ई हमेशा वी से बड़ा होगा, ऑलवेज, हमेशा और हमेशा बड़ा ही होगा, ऑलवेज। यहां का कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होगा ही होगा 100%। इसी तरीके से आप इसका कर सकते हो बेटा, कैलकुलेशन करके चल सकते हो, यही मेरे करने का तरीका है। तो मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आईआर की बात लेकर चलें तो इस तरीके से हम इस चीज को पढ़ सकते हैं। तो आप ये देखोगे कि आपका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आपकी शक्ति व्यय हो रहा है, या आपका विभव गिर रहा है, और इस विभव के गिरने की वजह से कुछ पोटेंशियल यहां गिर गया, तो ये जो 1.58 टोटल 1.5 इसको नहीं मिला, 1.5 से थोड़ा सा कम मिला, और इसी को क्या बोलते हो आप, इंटरनल रेसिस्टेंस, और आप इसी को ईएमएफ और पोटेंशियल कहकर चलते हो। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बात क्लियर हुई होगी कि मार्केट से लेकर आने वाली चीज ईएमएफ एक्चुअली में पोटेंशियल नहीं होता है, एक्चुअली में हमें जो मिलता है वो 1.5 से थोड़ा सा कम मिलता है। और वो क्यों मिलता है बेटा, इस कारण से मिलता है क्योंकि बैटरी आपका वोल्टेज थोड़ा सा खा जाती है, और इसके खाने की वजह से बेटा हमें कम देती है। ये सिंपल सी बात है बेटा। इसी को हम लोग क्या कहकर चलते हैं बेटा, इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध कहकर चलते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल रेसिस्टेंस कहकर चलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो भाई, तो हम अगला लेक्चर देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी और कैलकुलेशंस। तब तक के लिए बस करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बस करते हैं। हम बस आज इंट्रोडक्शन कर रहे थे ईएमएफ का, अगली बार हम पढ़ेंगे कि इनको सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, क्या इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्या इसकी थ्योरी बनती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यकीन मानो यार बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।